पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। From our Air Force to our armed forces to our Navy, Pakistan is well capable of responding to any and all forms of Indian aggression. It is our hope that this does not happen. The international community is engaging with both sides, but forcefully engages with both sides to ensure that there's no escalation, that there's a fair and impartial and neutral investigation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 22 अप्रैल के बाद आज पहला दिन गुजरा है जिसमें कुछ अमन महसूस हो रहा है दोनों सरहदों पे, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। और उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कि क्या वाकई जंग टल गई है, और अगर ये टल गई है तो इसके अंदर अमेरिका का क्या किरदार है, क्योंकि अमेरिकन कल इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले किया। और उसके बाद यहाँ पे भी टेम्परेचर कम हुआ है, उस साइड पे भी टेम्परेचर कम हुआ है। क्या ये टेम्परेचर की कमी जो मुस्तकिल है या फिर आर्जी है, दोबारा कहीं टेम्परेचर राइज तो नहीं हो जाएगा? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मामला बेहतर होते हैं तो सूरत हाल को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा, ये एक दूसरा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, दफाई तजियाकार हैं। हमारे साथ आमर इलियास राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। और अतर काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो सूरत हाल है क्या वाकई नॉर्मल हो गई है, कुछ जंग टल गई है, और अगर टल गई है तो वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, नॉर्मल हुई है इस वजह से कि जो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दोनों जगहों पे, डोमेस्टिक भी उनको अपने मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल में हम भी आते हैं, इंटरनेशनल में वो कुव्वतें भी आती हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है। डोमेस्टिक में इन्होंने जो क्लेम किया और खास तौर पे जिसका इन्होंने मुजाहरा किया पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर और बड़ा बड़ा लिखा आई एम हिंदू। एक तो इस बीजेपी ने बाकी तमाम नेशनलिटीज की, बाकी तमाम कौमों की, बाकी तमाम मज़ाहिब अदियान की नफी करते हुए सिर्फ फार राइट रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हिंदू को उसने कहा कि हम इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। डोमेस्टिक इनका अपना लिबरल हिंदू, इनका लेफ्टिस्ट हिंदू, इन्होंने उससे भी अपना नाता तोड़ा। सिख इन्होंने नाराज कर दिए। मुसलमानों को जो पिछला इन्होंने निकाला, ये जो वक्फ वकाफ वाला बिल है, उस पर मुसलमानों के मसाजिद मदरसों के ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया। क्रिश्चियंस को इन्होंने नाराज कर दिया। लोअर क्लास के हिंदूज को इन्होंने ठुड्डे मारे क्योंकि ये चले गए ब्राह्मण की बड़ी वाली जो जात की उस नजरिए पे गए। सऊदिया के पास जब ये लेके जाते, पहले तो जी मुसलमान है बहुत ज्यादा, अब तो मुसलमानों की नफी कर दी। सऊदिया इंपॉर्टेंट था, ईरान इंपॉर्टेंट था, रशिया इंपॉर्टेंट था, चाइना इंपॉर्टेंट था। अब ये सारे के सारे ममालिक ने इनसे हाथ खींचा। लेकिन जो सबसे अहम है वो है बॉस ऑफ द वर्ल्ड अंकल ट्रंप साहब। बाबा जी के पास जब ये पहुंचे और उसने वो जहाज के ऊपर बाहर खड़े होके उन्होंने जब अपना पेश किया, या जिसने सवाल किया, तो उसने आउटराइटली उस पूरे नैरेटिव को उठा के उसी जहाज से बाहर फेंक दिया। उसे का बहुत पुराना मसला है, वो तो 1500 साल पे ले गया, 150 साल के बजाय। उसे कहा इनका बहुत बहुत पुराना मसला है, कोई इशू नहीं है, दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं हल करा दूंगा। अब जब वो ये कहता है मैं हल करा लूंगा, तो ये जो बायलैटरल का एक इनको फायदा था, ये बायलैटरल वाला, बायलैटरल से यूनाइलैटरल की तरफ आ गया। अच्छा, कश्मीर कॉज जो कि दब चुकी थी और बहुत बड़े बड़े लोग थे उस दबाने वाले में, कश्मीर कॉज इन्होंने उठा दी। उसके बाद इन्होंने कश्मीरी मुसलमान को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया, सिख को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। अब इंडिया रेडिकल राइट विंग के जो लेफ्टिस्ट हिंदू है उसके और पाकिस्तान के दरमियान पूरा कश्मीर है, पूरा पंजाब है। और फौज को सबसे जो उसने बेवकूफाना, क्योंकि बेवकूफाना हरकतें तो नजर आती थी, लेकिन कमाल की बेवकूफाना हरकत की कि अपने मैक्सिमम लेवल के ऑफिसर को उसने बुरे तरीके से सैक कर दिया। आज तो वाइस उनका एयर चीफ, उनको भी फारिग करते हैं। अब देख रहे हैं, फिर जब आप ये करते हैं तो वो जाती है लोअर लेवल तक चीज जाती है। तो सिख कहां जाएगा उस फौज का, मुसलमान कहां जाएगा, अब हिंदू कहां जाएगा? तो डोमेस्टिक पे इंटरनेशनल दोनों लेवल के ऊपर जब उसको सुबकी हुई है तो उसको ये चांस नहीं मिल रहा कि वो क्या करे। अब ऑन अदर साइड हमने, बहुत अच्छा हुआ कि आप साहिबान ने इस वक्त, इस दफा तो मीडिया वालों ने आपने इंडिया की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। आप लोग हमारे पर ट्रस्ट किया, सहाफियों ने तो इस दफा कमाल कर दिया। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पागल हम भी है लेकिन इंडिया में हमसे
अच्छा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने वो तमाम के तमाम उन्होंने अपना रुख इस तरफ फेर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने संजीदगी दिखाई, आपके इदारों ने बहुत मतानत और संजीदगी दिखाई, आपने एविडेंस पेश किए, DGI यूनिटी थी और तैयारी थी और दूसरा मैसेज क्लियर था, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI की, दैट मैटर्स। आपने एक एक सबूत पूरे तरीके से उनको दे दिया। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर देम एज वेल कि अब वो कर कुछ नहीं पा रहे। तो दिस इज व्हाट आई से। अच्छा, राना साहब फरमाइएगा, अमेरिका जाहिर है कल इन्वॉल्व हुआ, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने फोन किया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, उधर उन्होंने वजीर खारजा को फोन किया, साथ ब्रिटिश हाई कमीशन दोनों जगहों पे एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर भी दिल्ली के अंदर भी। ये टेम्परेचर जो डाउन हुआ है ये एफर्ट की वजह से हुआ है या और वजूहात हो सकती हैं कोई? उससे पहले हमारे वजीर खारजा की चीनी वजीर खारजा से बात हुई थी और रात गुफ्तगू के बाद आज हमारे पास जो चीन के सफीर है वो हमारे वजीर आज़म के पास है। इसको कनेक्ट कर लें, ईरान, सऊदी अरब, हमारे सारे दोस्त, हम सब। असल इशू ये है कि मोदी को एक्चुअली ये पता है कि उसकी फिजाइया हाफ पे खड़ी है। उसके स्क्वाड्रन नाम के बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन रशिया की वजह से उसके जहाज MiG-21 जो हमने गिराया भी था वो सारे ग्राउंड है तकरीबन। हमारे उन्होंने राफेल को उस वक्त याद किया था 2019 में, वो आए थे ना परसों रात 4 लेके, तो इधर से J-10 नजर आया ना, पिछले तो ड्रामा बनाया था ना कि जी F-16 है। J-10 वो है जो 150 किलोमीटर यहाँ इस्लामाबाद से मिसाइल फेंके तो बाहर जाएगा मिस्र, इसके श्रीनगर के बाहर, ठीक है जी। और वो JF थंडर ब्लॉक 3 में भी लग गया, ठीक है। ये चाइनी साख्ता 200 किलोमीटर प्लस। मतलब आप जब यहां बैठे हुए कर रहे हैं ना, तो ये बात उनको उस वक्त तो वो गलतफहमी में आए थे कि हमने गिरा दिया और फिर हमने मार के उनकी गलतफहमी दूर की और डीएस्केलेशन चाहते थे, तो हमने अभिनंदन को वापस भी किया कि हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे। इस दफा हमारी फौज, हमारी हुकूमत, हमारे लोग, आपको पता है कि कोई किसी जगह पे कोई पैनिक खरीदारी हुई है कुछ किसी चीज, लोगों को इत्मीनान है, मीम्स बन रही है, इसलिए नहीं कि कोई बेफिक्रे इस सेंस में है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हाथों में है और उसमें कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो साथ नहीं खड़ी। सेनेट इस बात की मिसाल है, लिहाजा आप किसी को यूं नहीं कर सकते। हाँ, इंडिविजुअली आप किसी यूट्यूबर को जो पाकिस्तान से बाहर बैठा शरारत कर रहा है, उसका रोजगार है ये, वो क्या करे बेचारे 2-4 जो हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान से ओवरऑल जो रोखड़ी साहब हमें क्रेडिट दे रहे हैं, मीडिया का हमेशा से ही होता है। असल में जब कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होता है तो वो मीडिया पे गुस्सा उतारते हैं। गवर्नमेंट से मुराद तमाम रियासती इदारे, सब चीजें एक में शामिल है। आज सब यकसू है, सबको मीडिया भी अच्छा नजर आ रहा है। मीडिया में शरारतें हमेशा से होती आई हैं, अब भी होंगी, लेकिन बड़ा दिल करना चाहिए, लोगों की बात को सुन के। सब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक है, ये पता चल गया। अब असल इशू ये है कि वो क्यों नहीं कर रहा। 9वां दिन उन्होंने 9वें दिन पिछली दफा भी किया था, आज भी 9वां दिन है जो गुजर रहा है। तो हमारी एयर पावर दुनिया में जब फिजाइया खड़ी होती है तो बड़ी फौज और जो नेवी है दोनों साथ खड़ी हो जाती है। ये एयर पावर ग्राउंड हो, आपकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे अमेरिका इस वक्त इंडिया में हो रहा है। जब भी अटैक किया जाता है ना, कभी वो आपके एयर बेसिस पे अटैक किया जाता है, मार रहे हैं फौजी एक दूसरे को, कभी चाहे वो वाइस चीफ जाए, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनका वजीर आजम उन्हें इस्तेमाल कर रहा है सारे लोगों को। ये बात सबको पता लगी कि बिहार के इलेक्शन में क्या। काज़मी साहब, अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाई गई अमेरिकन का किरदार है, ब्रिटिश का किरदार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो एक्टिव हुए हैं तो उसके बाद फिर ये टेम्परेचर डाउन हुआ है, ये वजह है या मल्टीपल रीजन है? देखें, ये मेरे ख्याल में मोदी साहब ने बातें कुछ ज्यादा कर दी थी और अब इतने ही जल्दी इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। और ये नहीं है कि उनकी ख्वाहिश अभी नहीं है। एक हद तक मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है वो बुरे तरीके से फेल हुई। किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का जरा सा इशारा करके भी पाकिस्तान पे तनकीद नहीं की। हाँ, जो वो वाकया हुआ उसकी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की। दुनिया में कहीं पे भी बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी मजम्मत की और इसी वजह से पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी की कि आप तहकीकात वगैरह करा लें। तो उसको किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया मोदी को। मोदी ने अपनी तरफ से हाथ पांव तो बहुत मारे और इस वजह से अब वो खुद उतनी उनमें सकत नहीं है कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। उनके पास पिछले वाली मिसाल भी हमारे सामने है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं नहीं समझता कि अभी हालात जो हैं वो एकदम से नॉर्मल हो गए। जितनी बड़ी नहज पे वो चीजों को लेके गए हैं और जितना प्रेशर है मोदी के ऊपर, देखें ना आप, उनसे रैशनल थिंकिंग की नहीं आप बात कर सकते। वहां पे जो सेफ्रनाइजेशन हुई है इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीम कोर्ट तक, उसके अलावा उनका जो इनर सर्कल है आगे पीछे, वो अभी भी यही कह रहे हैं, आरएसएस जो है, हाँ वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें बदला लेना पड़ेगा। और कल भी मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत की थी, मेरी भारत में एक बड़ी इन्फॉर्म्ड शख्सियत से बात हुई जो वहां के इंतहा पसंद है। वो मोदी साहब को कह रहे हैं कि जी
13वीं की जो पूजा होनी है, यानी जो लोग 13वीं से पहले हमने उन लोगों को हम मुंह क्या दिखाएंगे, तो ये तो वो खुल के कह रहे हैं। तो इस तरफ हमारी तैयारी मुकम्मल है और पाकिस्तान में इख्तलाफात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई इख्तलाफ हो सकता है। तो एक जो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स आया, जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स आया, कहीं पे भी जिंगोइज्म नहीं आया कि हम कोई जंग करना चाहते हैं, ना हमारी किसी मजहब से कोई लड़ाई है, ना ही खुदा न खास्ता किसी मुल्क के खिलाफ कोई जारियाना अज़ाइम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो फिर चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, फौज हो, पुलिस हो, अवाम हो, मीडिया हो, सब एक पेज पे हो। अब मेरा ख्याल क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो है डिफेंसिव, कि हम अपने डिफेंस पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ऑफेंस हमने करना कोई नहीं है, हमने खुद अटैक करना नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो फिर हम जवाब देंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इंडिया की पॉलिसी जो है ना वो क्लियर नहीं, उनके अंदर प्रॉब्लम है। एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जो इंडिया से इतलात आ रही हैं वो फौज की बहुत अच्छी इतलात नहीं, उनका एक कोर कमांडर चेंज कर दिया, वो भी नार्दर्न कोर कमांडर जो जिसका ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन था कर रहे थे वो, फिर अब उन्होंने अपना वाइस एयर चीफ चेंज कर दिया है। फिर ये इतलात आ रही हैं कि वहां फौज ये कह रही है कि हमारी तैयारी नहीं, हमें टाइम चाहिए। तो ये एक वजह तो नहीं हो सकती कि जो इस जंग को इल्तवा में डाला गया है या थोड़ा सा मुख्तसर टाइम दिया गया। छोटी सी ब्रेक को दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा काज़मी साहब कि ये क्योंकि इतला जो इंडिया से आ रही हैं वो भी ज़ाहिर है उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और शायद वहाँ पे उनकी फ़ौज लड़ना नहीं चाहती, सरदस्त नहीं लड़ना चाहती। जैसे कि उनकी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कोर है उसने तो कहा जी या हमसे दो कामों में से एक ले लें, या हमें इंटरनल सिक्योरिटी का काम करने दें या हमें फिर बॉर्डर पर भेज दें। तो इस टाइप की इतलात वहाँ से बहुत आ रही। देखिए प्रेशर है उनके इदारों पे, एंड ऑफ द डे ये उनका सिक्योरिटी फेलियर था। वहाँ पे 8-9 लाख फौज है, चप्पे चप्पे पे फौज है, उसके बावजूद वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई हुई और फिर आपने देखा कि उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान पे तो इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो LOC से इतना दूर है, अगर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कोई सबूत ही दे दें। देखें उस दिन DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत रखे। अगर इंडिया समझता है कि वो सबूत दुरुस्त नहीं है तो काउंटर करे, कोई आगे से एक चीज लेके आए। इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं। अब ये चाहते हैं कि वो कह दें और पूरी दुनिया मान ले। अब जनाब वो जमाने तो चले गए कि जब बुलबुल बैठती थी और फाख्ता बातें करती थी, वो जमाने गए। अब मोदी साहब का जो पहले था ना कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बना हुआ है और हम उसी की एक लहर में चलते जाएंगे और ये बयानिया बना लेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। आज हालत ये है कि उनके बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी गिला कर रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनल मीडिया तो इसको अहमियत ही नहीं दे रहा। भाई अहमियत इस वजह से नहीं दे रहा कि खुदा न खास्ता उनको इंपॉर्टेंस नहीं है इंसानी जानों की ज़िया की। आपकी हुकूमत का जो किरदार है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कभी आपके मुल्क से उठ के चली जाती है, कभी आप कनाडा में कनाडा के शहरियों को टारगेट करते हैं, लंदन में आप पाकिस्तान के सफारत खाने को टारगेट करते हैं, अमेरिका में आप साजिश कर रहे हैं। तो जो आपकी पॉलिसी है, सतवंत सिंह जो है ना वो इस दुनिया में भर रहा है, वो कह रहे देखो जी मुझे मारना चाह रहे थे। तो मसला ये कि जो इनकी पॉलिसीज है, इन्होंने खुद अपने आप को एलिनेट किया है, आइसोलेट किया है, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। राजा साहब ये फरमाइए दोबारा वही सवाल के अमेरिकन का क्या किरदार है, जो इनकी एंट्री हुई है उससे कोई टेम्परेचर डाउन महसूस हो रहा है और ये इंडियन मीडिया इसको बहुत प्ले अप कर रहा है। वैसे वो कह रहा है जी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। देखें ये तो आप शुक्र पढ़ें कि ट्रंप ने वहां पे ये कहा कि 1500 साल पुरानी लड़ाई है। वो कुछ भी कह सकते थे, उनसे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कोई कह सकता 15 घंटे पहले। वरना वो ये सोचता कि मैंने इमरान खान को वर्ल्ड कप दिया था जीत के, मैंने कहा था मैं सालसी कराऊंगा। वो जब मकबूजा कश्मीर उन्होंने आर्टिकल 370 लगाया, वो ये भी बात कर सकता था। शुक्र पढ़ें क्योंकि ऐसे लीडरों से कुछ तवक्को नहीं होती, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी गेम डाल जाते हैं। और फिर उनके फॉरेन यानी स्टेट ऑफिस ने बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट दी थी, जिसके नतीजे में ये कॉल हमें आई। और जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं हुआ, मेरा ख्याल है उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वरना उधर ही कॉल आनी थी जो फिर PM के पास चली गई कि जाहिर है ये हम एक सबूत दे रहे थे। आपको याद होगा हमने कुलभूषण यादव पे भी बड़े सबूत दिए थे, दुनिया बोली नहीं थी। जो हमारे यहाँ टेरर हो रहा है ना, उस पे ये जाफर ट्रेन जो है इसके ऊपर पहली दफा वो रिस्पॉन्ड आया जो इंडिया के ऊपर आया। इंडिया नहीं बोला, उसने मजम्मत नहीं की पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्दी की, लेकिन पाकिस्तान ने पहल की, मजम्मत की, फिर नेशनल सिक्योरिटी हर फोरम पे बोली, फिर हमारे काकूल में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया को मैसेज दिया। ये सब मरबूत चीजें थी कि पाकिस्तान किस तरह ठोस अंदाज में खड़ा होकर बात कर रहा है। हर एक को कह रहा है कि हमारी इस बात को कि हम बात कर रहे हैं कमजोरी ना समझें। इंडिया का मसला जवाब ना देने का सिर्फ यही है कि यहां इतनी भरपूर तैयारी है कि उससे समझ आ रही है कि कुछ पल्ले नहीं बचना। अच्छा अब अमेरिका, क्यों अमेरिका के साथ बहुत बुरा हाथ किया है चाइना ने। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस तरह सदर शी ने उनके साथ किया ना, ट्रंप के साथ। वो कह रहे हैं हमसे बात हुई, वो कहते हैं बताओ ना कब बात हुई।
तो वो जो लड़ाई पहले खोल चुके हुए थे ना तिजारत के नाम पे, टैरिफ के नाम पे, हमने तो ठीक किया, हम तो वफद भेजेंगे बेचारे के यार हमारे साथ बातचीत कर लो, लेकिन असल मसला अमेरिका को इस वक्त ट्रंप साहब ने सारे जो हदफ खोले एक एक करके वापस हो रहे हैं, उनकी कोर्ट भी वापस कर रही हैं, उनके लोग भी बात कर रहे हैं। और हमारे लिए ज्यादा ये था कि उनका वाइस प्रेसिडेंट वहां बैठा हुआ था जिनकी वाइफ एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और अपनी बच्चों को भी वो बताती हैं। फिर उनके बहुत ज्यादा लोग उन्होंने अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन में वो रखे जो इंडिया के साथ चल रहे थे। मतलब एक बड़ा पहलू है कि यार ये हुआ क्या यार, बंदा जो आप भी सवाल कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि वहां पे ट्रंप जिस तरह फंस गए हैं ना अपने सारे दावों में आकर, उसने पाकिस्तान वो बहुत बड़ी हेल्प हुई है, क्योंकि हमारा इस काम में था नहीं कोई किरदार। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हम ये बेशक अतर भाई कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, ब्रीच हुई, फलानी हुई, भाई कोई चीज तो दिखाओ ना। ये मेरा ख्याल है बॉलीवुड का कोई प्रोड्यूसर अगर डाल लेते ना इसके अंदर तो वो शायद इनको सेंसिबली कोई गेम खिलवा देता। अच्छा, ये टेलीग्राफ की कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई टेलीग्राफ से, जिसमें वो पता चला है कि रॉ का एक पूरा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी मीडिया जो है 36 घंटे बाद बात करेगा इसके ISA के ऊपर, 36 घंटे बाद इल्जाम लगाना है। और उसके बाद फिर कन्वर्सेशन के अंदर ये भी लिखा गया है कि जनाब ये बड़ी जल्दी इन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, जल्दी इन्होंने प्ले अप कर दिया, जिसकी वजह से सारा क्राइसिस हुआ। तो ये सबूत काफी है वैसे मेजर साहब, ये मॉडर्न वर्ल्ड में काफी है, क्योंकि जहां से जनरेट हो रहा होता है और जहां पर जा रहा होता है इसके ऊपर कैच हो जाना उसका, ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ये सबूत सफिशिएंट है, क्योंकि इससे पहले ये चीजें नहीं पकड़ी जाती थी। अब जब इस तरह की कोई हरकत हो जाए तो यहां पर वो चीज पकड़ी जाती है। टेलीग्राम जो है आपको बता देगी और इंटेलिजेंसिया इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो आपकी वॉइस, स्पीच, इन तरह की चीजों को पकड़ते हैं। दूसरा, जब आप अमेरिकन की बात करते हैं ना, मैं उस पर ये कहूंगा कि देखिए मोदी ने और RSS ने यानी बीजेपी ने तमाम का तमाम दाव खेला कमला हैरिस के ऊपर। रिपब्लिकन्स को अच्छे तरीके से पता है कि इनकी पूरी टिल्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स। आज आपके जर्नल्स इंडिया के, उनके सहाफी आज तमाम अमेरिका को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन इसको लेके चले जाए ना पीछे। उस वक्त तो चाइना, मैं राना साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जब मोदी मिलने गया था ट्रंप को तो उस वक्त तो चाइना वाला इशू नहीं था, लेकिन मोदी उसने ट्रंप बाहर मिलने नहीं गया। अब जब वजीर खारजा चाय पहली सफ में बैठ गया, लेकिन ट्रंप ने तस्वीर नहीं खिंचवाई। क्या ट्रंप को, उसकी एजेंसीज को हम अंडरमाइन ना करें। CIA दुनिया की बड़ी एजेंसी है और उनके पास खबरें पहुंचती हैं, इसलिए अमेरिका का मैटर करता है। अगर वो किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा या साइड नहीं ले रहा, आप समझते हैं कि इंडिया को सुपर पावर है कि वो बड़ा काम कर जाएगा। इंडिया तो देखता ही अमेरिका की तरफ और EU की तरफ है कि जी ये जरा सा कहें सही कि भाई तुम्हारे साथ बापू जुल्म हो गया तो ये उछल के कोने को हरकत कर दें। इस दफा ना उनको वहां से उनका कहीं से कोई लिवरेज मिल रहा है, ना कोई सपोर्ट मिल रही है। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि रिपब्लिकन्स आर नॉट विद प्रेजेंट सेटअप ऑफ इंडियंस। उनको मालूम है इन्होंने हमारे इलेक्शन में हमें हरवाने की कोशिश की, चाहे उनके JD वैंस की मिसेज प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, चाहे एक आधी और हिंदू हो। कमला वो जो थी कमला, वो तो बाय हरसेल्फ उसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट थी। तो इंडियन डायस्पोरा जो काम कर रहा था अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर स्पिनॉज की चार्जेस भी लग चुके हैं, उसके ऊपर गंद फेंकने के भी चार्जेस लग चुके हैं, उसके ऊपर कि ये नहाते नहीं है ये भी चार्जेस लग चुके हैं, उस पर यहां तक अमेरिकन से चार्जेस लगाए कि ये जहां बैठे वहां से बदबू आती है। और पूरी की पूरी कंपेन्स उन्होंने चलाई। सेम गोज टू यूरोप के अंदर उनका चला। कैनेडियंस ने उनके ऊपर एलानिया कहा कि उन्होंने हमारे पास बंदे कत्ल कराने की किए, अमेरिकन ने इनके बंदे पकड़ लिए। तो इतनी बड़ी बदमाशी चाचा मोदी को नहीं करनी चाहिए थी, लिमिट अपनी को जानना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मैटर करती है, अमेरिकन भी मैटर करते हैं, नहीं तो वरना ये कोई ना कोई ना उधर से थापड़ी होती और पाकिस्तान जरा कॉर्नर होता, ये कोई ना कोई हरकत कर जाता है। ठीक हो, मैंने ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद अतर काजमी साहब की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे काज़मी साहब ये RSS का एक एलिमेंट है जिसको हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये तंजीम बनी थी 1925, 27 सितंबर 1925 को बनी थी ये, और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है, बाकी जितनी नेशनलिटीज़ हैं उन सबको यहाँ से निकालना चाहिए था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए रह जाए। और अब 27 सितंबर को 100 साल तकरीबात हो रही हैं
और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ ये किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि कोई एक मेडल हासिल करके मोदी साहब वहां पे एक तकरीर ठोक सकेंगे, देखें हमने यहां से मुसलमानों को निकालना शुरू कर दिया। तो अब अगर 27 सितंबर को देखें और आज की सूरत देखें तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं अगले 2-3 महीनों में दोबारा ये सूरत दोबारा इसी तरह हो जाए, डेवलप हो जाए, वापस आ जाए? देखिए, असल इशू तो वो माइंड सेट है ना जो इस वक्त भारत में हुकूमत कर रहा है। वो 2 महीने बाद भी यहाँ पे होगा, 4 महीने बाद भी यहाँ पे होगा, 3 साल पहले भी वो यहाँ पे था। तो वो बार बार इस किस्म की बात करते हैं। फिर आरएसएस की उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बार बार बात होती है। जो उनका अखंड भारत की बात है कि बहुत सारे खित्ते के दीगर ममालिक हैं उसको भी वो ये कहते हैं कि जी वो भी भारत का है, वो भी भारत का हिस्सा, कोई हिंदू कश तक वो ही ना, वो तो पूरा खित्ता जनाब वो कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है। तो असल इशू ये है। लेकिन एट द सेम टाइम चौधरी साहब, वहां पे सेन वॉइसेस भी हैं, वहां पे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को कुछ वक्त तक तो बेवकूफ बना सकते हैं, इस तरह की चीजें बेच सकते हैं। इस दफा तो मोदी ने नारा लगाया था ना कि अब की बार 400 पार के 400 से ज्यादा सीटें लेंगी, लेकिन वो सीटें उनको उस तरह नहीं मिली। तो वहां पे लोग उनको चैलेंज भी कर रहे हैं, वहां पे सेन वॉइसेस भी हैं। फिर मीडिया के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं वहां जी जी, कुछ है पागल, लेकिन नॉर्मल लोग भी बहुत है, वो बड़ा ठीक सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी 1-2 अच्छे लोग हैं, तो वहां पे भी 1-2 अच्छे लोग होंगे। आप अपनी बात कर, मैं जी बिल्कुल डेफिनेटली अपनी बात 1 जमा 1 2 तो अपनी बात मैं भी 3 कह रहा हूं, मैं कहूंगा तीनों ही आ रहे हैं। और ये जो बाहर कैमरामैन है ये सारों से अच्छे हैं। अच्छा, तो मसला ये है कि वहां पे भी इस तरह के लोग हैं जो इस चीज को रैशनलाइज तरीके से देख रहे हैं कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं जो अभी से जिन्होंने झंडे उठा लिए और वो कह रहे हैं लाल किले पे जाके गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये कतन किसी के हक में नहीं है इस वक्त। अगर जंग होती है, ना वो भारत के हक में है, ना वो पाकिस्तान के हक में है। आजकल का दौर इकोनॉमी का दौर है, हमने उनके साथ ट्रेड करना है, जंग नहीं करनी, हालात को बेहतर करना है। लेकिन इसका दारोमदार उनके रवैये पे है। हमने तो काफी हद तक रिस्ट्रेंट शो की है। जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ उसमें हमारी हुकूमत ने बताया, वुज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फुटप्रिंट्स मिले हैं भारत के वहां पे। लेकिन क्या हम लोगों ने इस तरह कोई क्या कि जी आपके सफीरों को निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ऑफर भी कर देता है और समटाइम जरूरत से ज्यादा कर देता है। मुझे इनका माजरत ख्वाना जो रवैया उस पर एतराज भी होता है। आपका पठानकोट में हुआ दहशतगर्दी का वाकया हुआ, आपने गुजरांवाला में FIR दर्ज करवा दी, क्यों भाई? आपका अपने मुल्क में मसला है। अभी अगर कोई तहकीकात होने की जरूरत है तो वो आप भारतीय आर्मी को जाके देखें। जिस आर्मी का कोर कमांडर फारिग किया जा रहा है वो कोई वजह ही होगी तो फारिग होगी ना। तो आप पाकिस्तान पे क्यों इल्जाम लगा? सिक्योरिटी फेलियर है ना, सिक्योरिटी फेलियर है उनका, पॉलिटिकल आ जाना चले ये एक फेलियर है, फिर उनका ऑपरेशन करके निकल जाना उससे बड़ा फेलियर है। और अभी तक कुछ भी वो नहीं दिखा सके। कोई झूठा सच्चाई कोई सबूत दिखा देना, कुछ तो हमें दिखाएं कि जनाब ये सबूत हैं। तो मेरे ख्याल में एक फेलियर है, पॉलिटिकल फेलियर है। और एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है RSS और मोदी की, वो उस आइडियोलॉजी का ये फेलियर है कि आप इस तरीके से चीजों को नहीं चला सकते। अच्छा, राना से फरमाइएगा, ये जो हालात हैं कभी ठीक हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के कि नहीं? देखें, हालात तो ठीक हो रहे थे ना जब इंडियन वजीर आजम आए थे वाघा बॉर्डर से। उस वक्त अब प्राइम मिनिस्टर को तो बताया नहीं था, वो तो बात पता चल गई ना सारी के। जनरल मुशर्रफ साहब तो वहां पहुंचे हुए थे कारगिल में, फिर बचा के भी नवाज शरीफ ही लेके आया। 1997 की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं ना कि किस वक्त कैसे ठीक करने हैं। ये लड़ाई जो शुरू हुई है, अल्लाह करे कि ना हो, तो मेरा ख्याल है एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो सकती है इसके अंदर कि आप फायदा ले लें। आपको याद होगा कि जब निक्सन को रशियन सेक्रेटरी जनरल ने फोन किया कि चाइनीज आ गए हमारे पास और हमें एटम बम चाहिए, तो उन्होंने सैटेलाइट से चेक कराया नासा से, तो उन्होंने कहा वहां तो बर्फ पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो हेनरी किसिंजर साहब इधर आ गए और इस्लामाबाद से चाइना चले गए और एक और हुआ। तो ये जो अब अमेरिका का शिफ्ट है ना, इसको शिफ्ट कहें कि हमारे हिसाब से वो चाइना के लिए थानेदारी दी गई है उसे कि इंडिया से काम लिया जाए और चाइना को। तो एक मौका है ये हमारी इस वक्त, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI को लगाया गया, उस साइड से साबिक चीफ को लगाया गया। मेरे ख्याल में जब कभी कोई बुराई हो तो उसमें से अच्छाई का जो पहलू निकलता है, जो आपका सवाल है। हम तो ये चाहेंगे कि अमन हो, लेकिन कोई बातचीत करके। और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंकशाफ किया कि लांडी जेल में नवाज शरीफ से मैंने पूछा कि ये वाजपेयी साहब क्या करने आए थे और क्या कह के गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे लॉन में कहा था उन्होंने कि मैं आपको इस साल के एंड तक एक ऐसा हल दूंगा कि जो कश्मीर के हवाले से और बाकी सब में ना हमारा तनाज़ा खत्म हो जाएगा। दुनिया ऐसे ही बढ़ती आगे। अब अगर आज हम सब एक हैं, ठीक हो रहा है, तो कोई रास्ता ना बनने की कोई वजह नहीं है। उनका जो रवैया है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल सिक्योरिटी महफूज हाथों में है, हमारे लोग ठीक हैं, तो ये बात ठीक है।
इसी से रास्ता बनता है। सही बात। और सेंस अगर हम ये दे रहे हैं, ये मीडिया दे रहा है जो लड़ाई करने के लिए दूसरी तरफ बैठा हुआ है। आपको पता है वो कल पहुंचे हुए थे मकबूजा कश्मीर की उन टनल्स पे जो 1902 में दरियाए जेहलम को वहां पे 6 मेगावाट का वो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि हम यूं ले आएंगे। वो हमने बता दिया है कि ये लाइफ लाइन है हमारी, रेड लाइन भी है, और हम ऐसा ठोकेंगे घुस के अंदर किसी जगह तबीयत साफ रोकना एक्ट ऑफ वार होता है। हाँ। ये कुदरती बात नहीं, तो हमने बता दिया है कि जी आपके डैम है तो फिर वो नहीं रहेंगे ना, अगर हम नहीं है तो आप कहां से हैं। हाँ। दूसरा ये कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अभी फौरी तौर पर सारा पानी होल्ड कर सके। नहीं है किसी बात नहीं है जी, 6 साल की कोई कहानी नहीं है। आप शुरू करेंगे तो पहला कदम है ना, तो क्यों करेंगे शुरू? सही बात। ये हमारी तो रेड लाइन, लाइफ लाइन, सब कुछ उसमें है ना कि पानी अगर आप 3 दरिया तो वो फील्ड मार्शल साहब देंगे ना, जिनके पोते आजकल बहुत उछल के बात कर रहे होते हैं। हमारे सतलुज ब्यास सारे के सारे रावी फारिग हो गए, वगदा रावी पता नहीं गानों में ही रह गया, कहीं रह गया। लोग तो वो भी तो इसी मुल्क की सरजमीन सलाब के लिए रह गए। मतलब रोकड़ी साहब ये फरमाइए सर, ये ना कहा जाता है कि कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, पूरा खित्ता तरक्की करता है, और अगर इंडिया तरक्की करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान को साथ तरक्की याफ्ता देखना पड़ेगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये पूरे रीजन ने फिर तरक्की करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे अपनी पतंग उड़ाते जाएं और दूसरी साइड पे पाकिस्तान को तंग करते जाएं और वो आपकी पतंग काटेगा नहीं। तो ये जो सूरत हाल है अल्टीमेटली एक पीस की तरफ जाएगी, तो कब तक जाएगी? वैसे देखिए, आपने एक कहा कि 19 कितने में इन्होंने आगाज किया? 1925 में। 1925 में, और इन्होंने बुनियाद रखी 290 कबल अज मसीह की, चांकिया कुतलिया की अर्थशास्त्र को, और उन्होंने कहा हम उस वक्त के दौर में वापस जाना चाहते हैं। तो जब एक कौम सिर्फ ये कहे कि हिंदू ही रहेगा, उसने तरक्की क्या करनी है? सही बात। जब एक कौम ये समझे कि यहां पे सारे हिंदुओं 2230 साल कबल अज मसीह सोचने लग जाए, उसने तरक्की क्या करनी है? सही बात। तरक्की, और ये भी फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि हिंदुओं की 4 स्टेजेस हैं, उनमें कौन सा हिंदू बचे, ये कौन से नहीं, उनका ये जो है ना पंडित बचे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हिंदू की बात करते हैं। बाकी हिंदू तो बेचारा इनका विक्टिम है। और हमारा, आप अपने पाकिस्तानी हिंदू को देखें, हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी हिंदू को तो हम सारों को सल्यूट करना चाहिए कि सारे क्राइसिस, यहाँ सिख खड़ा है, पारसी खड़ा है, क्रिश्चियन खड़ा है, हिंदू खड़ा है आपका, और उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो हिंदू को इनसिक्योर कर दिया वहां पे। इनका अपना हिंदू सिवाय ब्राह्मण के, इन्होंने तो ब्राह्मण की चाकरी के और उसके अंदर ला के बाकी हिंदू को सिक्योर किया। तरक्की, ये इनको हमें जो है ना, वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था प्राइम मिनिस्टर में, डांग को फेरना जो है, तो कई दफा आपको डांग फेरनी पड़ती है और आपको ऐसे स्टैंड्स लेने पड़ते हैं जो आपने बहुत बरवक्त लिए हैं, और आपकी अफवाज उनकी अफवाज पर सुपीरियरिटी रखती हैं, आपकी एयरफोर्स सुपीरियरिटी रखती है। हम तरक्की चाहते हैं भाई, हम तो बलूचिस्तान के अंदर अपने काम करना चाहते हैं। तुम वहां पर BLA को फंडिंग कर रहे हो और प्लान बना के दे रहे हो, और TTP को दे रहे हो। तुम उनसे तुम्हारा बाबा बनारस का एक अकाउंट इस इवेंट को भी कवर करता है जो हुआ है, ये भी तुमने किया, क्योंकि बाबा बनारस में उसी तर्ज पे मियावाली के अंदर भी वो उसी को कवर करता है, उसी तर्ज के ऊपर डिफरेंट को करता है। तो तुम्हारे तो अपने इंटेलिजेंस के अकाउंट से साबित कर रहे हैं कि तुमने अपने बंदे मारे हैं। तो तरक्की हम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के इंसेन आदमी को जो कि हवास बाख्ता हो, इंडिया को भी इससे जान छुड़ानी होगी। एंड आई थिंक इंडिया का जो लिबरल या लेफ्टिस्ट हिंदू है और रेस्ट ऑफ द कौमें, वैसे इसने अपने साथ जो कुछ कर रहा था कर दिया। ये इतना सियाना ये नहीं था, इसको बनाया हुआ था। आप देखेंगे मिलना उसने आपको होगा तो कैमरे को हाथ मिला देगा, तो इस तरह की हरकतें तो इसकी चल रही थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इसको ठंड प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद ये मेरे ख्याल, मैंने ब्रेक लेनी है। वैसे रोकड़ी साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस पूरे खित्ते में जो कल एक डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है उसका चेयरमैन रॉ का साबिक चीफ लगाया गया है, और वो चीफ है जैसे इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। यानी आप समझेंगे जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है जिन लोगों ने, उनमें से उसका नाम भी है। और साथ इस साइड पे DGISI जो है उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। तो इसका एक ये पॉजिटिव चीज भी है कि दोनों एजेंसीज मिल के मामलात को सेटल कर सकती हैं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। रोकड़ी साहब, ये जो चेंजेस आई हैं ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे पहले इस टाइप की कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई कि एक सर्विंग यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल है वो है, और उस साइड पे जो रॉ का साबिक चीफ है, लेकिन उसको इख्तियारात दे दिए गए पूरे पोर्ट के। देखिए, उन्होंने तो ये काम किया,
और जो हालात हैं उसके मुताबिक किया। आपने उनके जवाब में उससे ज्यादा मजबूत काम कर दिया, उससे ज्यादा मैच्योर अप्रोच के साथ कर दिया कि एक ऐसे शख्स को कि जो ऑलरेडी आईएसआई की कमांड के अंदर बहुत अच्छा इन्वॉल्व और इवॉल्व हो के एक स्टेज के ऊपर है, आपने कहा, और नेशनल सिक्योरिटी इशू ही आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज का, तो दैट इज अ वेरी राइट जस्टिफाइड डिसीजन विच दे हैव मेड। और मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चरल चेंज भी है। ये आगाज है आपकी एक स्ट्रक्चरल चेंज का, जो आप चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आपने कल बलोचिस्तान के अंदर, आपने अफगानिस्तान के साथ, आपने परली सेंट्रल एशियन के साथ, चाइनीज के साथ बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर इस बहुत बड़ी सीट के ऊपर अहम तरीन शख्स का, जिसका तजर्बा अहम हो, उसका होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले ने भी इंडिया को काफी सारी डांग दे दी हो। ठीक, अच्छा ये बताइएगा राणा साहब कि आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं और आपका ख्याल ये है कि इसका कोई पॉजिटिव आउटकम होगा, कोई नेगेटिव होगा, क्या होगा? वैसे हमारे पास एनएसएस जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, कुछ मुख्तलिफ मराइल में आए हैं। कहीं वो फौज ने सजेस्ट कर दी है, कहीं फौज पिंडी इस्लामाबाद में टेंशन है तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी का लगा लिया, मतलब आप आइसोलेशन में चले गए। ईयर्स एंड आईएसआई है, सिस्टम के अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो चीफ को रिपोर्ट ना कर रहे हो? मतलब जब आपने ये काम किए, चाहे किसी भी दौर में हुए, जब फौज का आर्मी चीफ अगर ये काम कर रहा है या प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हम इन तजर्बों पे गए हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत तनकीद होती है। मतलब कल एक हमारे ही दोस्त ने सवाल भी कर दिया, भाई आपको वो नजर नहीं आई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आपको काकुल से उसका खिताब नजर नहीं आया कि वो कहां से लीड कर रहा है? वो आईएसआई के डीजी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाता है। अब बीच में हवा कहां से गुजरेगी? मतलब आर्मी चीफ की आंख भी वही, प्राइम मिनिस्टर की भी वही, तो और वो जो रोखड़ी साहब बता रहे हैं कि सारी तरफ हमने जाना है, तो आप गलतफहमियां नहीं डाल सकेंगे मेरे ख्याल में। मतलब जो तनकीद होती है ना शहबाज शरीफ साहब पे, इस मतलब वो पहले आई कि जी उन्होंने आईएसआई को फॉर्मली सरकारी अफसरों की पोस्टिंग प्रमोशंस में डाल दिया। अच्छा, गैर नहीं इनफॉर्मल था तो फॉर्मल हो गया ना। तो यार आप एक सिस्टम में ले आए, वो नॉन पेपर की बजाय एक्चुअल रिपोर्ट है जिसको चैलेंज आप कर सकते हैं कि आपने लिख के दिया है, मतलब बजाय झूठी सच्ची करने के अगले को पता होगा कि मुझसे पूछ लिया जाएगा। आज आपका बेशक इजाफी चार्ज दिया गया है, लेकिन एक अच्छे ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी इस तरह की तैनाती ये बात का सबूत है कि फिलहाल यहां पाकिस्तान के अंदर रखना डालने वालों के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो मैं इसको समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलता रहे। इसमें आप ना ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को देखें, इसको सियासत की नजर से ना देखें, ताकि काम बेहतर होता है। काजमी साहब, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है ना, उसके पास एक और मैंडेट भी होता है कि वो निगोशिएट कर सकता है। और अगर फर्ज करें कि आप सिर्फ खुफिया अदारे के सरबराह हैं, तो आपके पास निगोशिएशन की एबिलिटी नहीं होती, कोई फैसिलिटी नहीं होती कि आप बाहर जाएं, निगोशिएट करें और वो फॉर्मल निगोशिएशन हो। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये फायदा, इंडिया की तरफ से वो निगोशिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये निगोशिएट कर सकते हैं और एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी ब्रेक थ्रू है। ये देखिए, माजी में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इंडिया के साथ एंगेज करते रहे, और जनरल नासिर जंजुआ साहब, तो वो तो ठीक है। देखिए पठानकोट में बहुत ज्यादा किया था ना, बताओ। बिल्कुल, तो वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, डीजी आईएसआई से ज्यादा कौन बेहतर जानता है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, वो उनका वहां पे आना। लेकिन जहां तक निगोशिएशंस का ताल्लुक है, देखिए उसमें पॉलिटिकल ओवरसाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपका हर सिस्टम के अंदर एक चेक एंड बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर सारी चीजें ही एक तरफ ही होंगी तो फिर वो तो, अगर आपने लड़ना भी आपने ही है और सुलह भी आपने ही करनी है, फिर वो ऐसा नहीं होता दुनिया में। आपको थोड़े से चीजों को, सिस्टम्स को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। फौज का अपना किरदार होता है, इंटेलिजेंस इदारों का अपना किरदार होता है। तो सिक्योरिटी की हद तक तो वो ठीक है, मेरे ख्याल में उन्होंने उससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन ये उम्मीद रखना कि जी वो सारे निगोशिएशन भी वो करेंगे और सियासी काम भी नहीं। सियासतदानों का ये बड़ा होता है, वो बड़ी आसानी से अपनी सारी चीजें उठा के उस तरफ रख देते हैं और बाद में कहेंगे कि जनाब वो सारी चीजें तो वहां पे हो रही थी, हमें तो। लेकिन देखिए, इस खिते की आप सियासत को समझे ना, जब तक रॉ कंट्रोल नहीं होगी और इस साइड से हमारे लोग, उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं हो सकते। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मसला ये है कि जब तक दोनों साइड से इस किस्म की पॉलिसी नहीं होगी, आईएसआई पे बहुत ज्यादा इल्जामात लगते हैं, अमेरिका भी लगाता है, अफगानिस्तान में भी लगते रहते थे। तो रॉ या दीगर एजेंसियां, ये कोई फलाई इदारे तो है नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान में अनाथ आश्रम चला रहे थे जब अमेरिका यहां पे था। तो जो एजेंसियां होती हैं उन्होंने अपने मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। और देखिए, जो टीटीपी के साथ रॉ का रिलेशन है, जो बीएलए के साथ रॉ का रिलेशन है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तो कैसे मामला आगे बढ़ सकते? देखिए उनके वही ना, एग्जैक्टली उनके खिलाफ ऑपरेशन होते
होते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑपरेशन करती हैं, इंफॉर्मेशन भी लेके आती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बड़े मसाइल हैं देखिए वो कोई फौज ने हल नहीं करने, ना वो इंडियन फौज ने हल करने, ना पाकिस्तानी फौज ने हल करने, वो वहां की हुकूमत ने हल करने और यहाँ की हुकूमत ने हल करने। वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी और यहाँ की लीडरशिप बैठेगी, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि अब सारी जिम्मेदारी हम फौज पे डाल देंगे, नहीं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है मुल्क की दिफा की और वो करेंगे। छोटी सी बात करनी है, देखें अतर काज़मी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये जो NSA ने भी गुफ्तगू करनी है या जो भी हम एक मफरूजे पे कर रहे हैं ना कि होद अल्टीमेटली वो क़यादत के पास आएगा, वो अकेला साइन करके नहीं आएगा, वो इधर देंगे, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस होगा। अगर आपने कोई भी फार्मूला तय करना है किसी के हिसाब से, बैकग्राउंड में तो वो पहले भी कर रहे हैं, ये ऐसे ही है। ये फार्मूला आपके पास आधा मिनट हो, अनवर जाहिद मरहूम वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट लगे, वो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने आके 97 में ना कुछ दिन बाद उनका नोटिफिकेशन हो गया कि ना एडवाइजर हो गए। मैं कहा सर आप क्या असेंबली में बैठ के तकरीर करने के लिए ले रहे हैं? कहेंगे नहीं यार, वो स्पेशल असिस्टेंट को समझते हैं कोई बटलर है, तो ये एडवाइजर दुनिया में माना जाता है। तो NSA एक होता है और उसके साथ DG ISI होगा। मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी पावरफुल नेगोशिएशन होगी, क्योंकि इल्जाम ये लगता है वो तुम बात करोगे तुम्हारी ISI नहीं सुनेगी और राह नहीं सुनेगी, तो कर लो ना यार बात, अमेरिका से साथ कर लो, चाइना के साथ कर लो, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स बड़े मुल्कों के साथ है और हमें बहुत मुल्कों के साथ तामुन भी चाहिए। जंग खत्म हो गई है जी, टल गई है? नहीं, आखिरी सवाल। जंग कम ये नहीं कहेंगे टली है, लेकिन हमारी जो तैयारी है और जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं, ये उनको पता है कि पंगा नहीं लिया जा सकता। दिस इज व्हाट आई थिंक। वो जैसे इन्होंने कहा राणा साहब ने, वो क्या कोशिश करने की, उसकी तो पूरी कोशिश है, लेकिन बाहर भी जो उसके बैठे हुए हैं बड़े जिनके आगे वो ऐसे है, उधर से भी उसको कोई आसरा नहीं मिल रहा। लेकिन बाहर ना वैसे रोकड़ी साहब एक ना तासुर उभर रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यार हर 2-3 साल बाद दोनों ही ना अपने एटम बम धूप में रख के बैठ जाते हैं। बायलैटरल स्टेट हैज टू कम टू यूनाइटेड कश्मीर। सही बात है। आई थिंक कश्मीर कॉज को मोदी ने दोबारा जिंदा भी कर दिया। आपने तो कपड़ा भी मार दिया बम पे। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।